हिंदी की समकालीन कथा लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म सन 1938 में कलकत्ता में हुआ था। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। ये 1974 से स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगी। इनके उपन्यास एवं कहानियों में विविधता तथा नयापन है। इन्होंने अपने कथा साहित्य में महिलाओं एवं बच्चों की समस्याओं पर विचार प्रकट किया है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठ गुलाब, मिलजुल मन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। वर्ष 2013 में इन्हें मिलजुल उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चुकते नहीं सवाल, रंग ढंग इनके निबंध संग्रह है। मृदुला गर्ग जी की भाषा में तीखा व्यंग है। उनका पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण काफी चर्चित एवं विवादास्पद रहा है। आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में संकलित पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व एवं स्वभाव पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जिन महिलाओं ने परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया। यह पाठ एक संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह करना और लीक से हटकर जीवन यापन करना दोनों के बीच कोई विरोधी संबंध नहीं है। बच्चों, आपकी पूरक पुस्तक कृतिका के मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक गद्य मतलब जो उन्होंने अपनी पुरानी यादों के आधार पर लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में और अपनी परदादी, नाना इन सभी के बारे में बताया है। उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचय कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती हैं कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा प्रथा करने वाली महिला थी। पर्दा प्रथा मतलब वो हमेशा घूंघट में ही रहती थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती रही। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दीजिएगा। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की माँ कमजोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती थी। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण लेखिका की माँ का घर में और बाहर दोनों जगह मान सम्मान था।
ऐसे ही लेखिका की परदादी भी थी, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय उन्हें दान में दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता भी दी थी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उनके कुल में उत्पन्न कर दी और केवल एक ही बेटा दिया। एक बार हवेली के सारे मर्द किसी बारात में गए थे और औरतें सज धज कर रत्याली कर रही थी। रत्याली मतलब विवाह के समय रात को जो संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। सभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को भी पीने के लिए दिया और कहा कि वह अब उसे अपना बेटा मानती है क्योंकि दोनों ने एक ही बर्तन से पानी पिया है। चोर ने भी दादी की बात का मान रखा और चोरी छोड़ दी और खेती करने का काम प्रारंभ कर दिया। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी। उनके पिता ने उन्हें ब्रदर्स करामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती है कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर की रानी कहा जाता था। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद वे दोनों बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्यों से बची रही। सबसे छोटी बहन अंचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं ही करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम तथा दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम आते, किंतु उससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंक काफ़ी अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। वहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है। तो बच्चों, यह मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपसे अनुरोध है कि एक बार अपनी पुस्तक कृतिका से भी इस पाठ को पढ़ लें।
धन्यवाद बच्चों।